Hi guys, welcome to my YouTube channel Pawan Chandani. So today I am going to discuss all about resistance. So in this lecture, first of all we discuss what is meant by resistance. Next we discuss comparison of resistance with mechanical domain, and at the end we discuss expression of instantaneous and average power in case of resistance. तो चलिए शुरू करते हैं. So first of all we discuss what is resistance. Resistance is the inherent property of any conductor by which it opposes the flow of current. तो resistance किसी भी कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो जब उसमें करंट फ्लो होती है तब वो उसका अपोज करती है. ओके, तो करंट के फ्लो करने की जो ये अपोजिशन वाली जो प्रॉपर्टी है इसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं. और ये प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये होती है इनहेरेंट. इनहेरेंट का मतलब ये है कि उसकी इंटरनल, उसकी एक आंतरिक या उसमें उसकी बुनियादी उसकी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की कि जब उसमें करंट फ्लो होगा तब उसका क्या होगा, अपोजिशन होगा. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं. तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिससे वो जब उसमें करंट फ्लो होती है तब उसका वो अपोजिशन करता है. तो अगर हम इसे कंपेयर करें मैकेनिकल सिस्टम से, देन रेसिस्टेंस इज लाइक एन इनर्शिया इन मैकेनिकल डोमेन. तो बात करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन. तो अगर कोई भी मैकेनिकल बॉडी है उस पे जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जो हमें अपोजिशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं. तो अगर कोई भी हैवी बॉडी होगी तो उसको मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो इसी तरह अगर किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तब हमें सेम अमाउंट के करंट को उसमें फ्लो करने के लिए ज्यादा वोल्टेज को अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो रेसिस्टेंस को अगर हम मैकेनिकल सिस्टम से कंपेयर करें देन इट इज एनालोगस टू इनर्शिया. So resistance is analogous to inertia or mass of body. तो जिस तरीके से मैकेनिकल डोमेन में किसी भी बॉडी का मास डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए ताकि वो मूव करे, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर कितनी वोल्टेज अप्लाई होनी चाहिए जिससे उसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो करे. ओके, तो रेसिस्टेंस मैकेनिकल डोमेन में एक तरह का मास है किसी भी बॉडी का या वो एक तरह का इनर्शिया है. ओके, तो ये तो हुई रेसिस्टेंस की डेफिनेशन. तो अगर हम रेसिस्टेंस को मॉडल करें एज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट मीन्स इफ यू मॉडल रेसिस्टेंस एज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो अगर हम वी आई कर्व को ड्रॉ करें तो यहां पर जो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसका स्लोप होगा जो वही क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा. तो वी आई कर्व में जो हमें ये लाइन मिलेगी इसका स्लोप क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा. लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे v होना चाहिए y एक्सिस पर और ये i होना चाहिए x एक्सिस पर, तब हमारा जो स्लोप होगा वो इक्वल टू रेसिस्टेंस होगा. ओके, लेकिन अगर यहां पे करंट होगी दैट मीन्स y एक्सिस पे करंट होगा और यहां पर वोल्टेज होगी दैट मीन्स i भी कर्व होगा, तब स्लोप होगा वो इक्वल होगा रेसिस्टेंस के इनवर्स के. दैट मीन्स स्लोप का इनवर्स इक्वल होगा रेसिस्टेंस के, ना कि वो स्लोप इक्वल होगा रेसिस्टेंस के. ओके, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे v यहाँ पर है और i यहाँ पर है, तब स्लोप इक्वल होगा रेसिस्टेंस के. ओके, तो अगर हम इस रिलेशनशिप से इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू i इंटू आर. ओके, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है जीरो से, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स. तो y क्या है, ये v दैट मीन्स ये वोल्टेज, x क्या है, x पर है हमारा करंट, और m दैट मीन्स स्लोप क्या है, हमारा रेसिस्टेंस. ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स अगर हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो यहां से जो हमारी वोल्टेज होगी वो इक्वल हो जाएगी i इंटू आर के. v इज इक्वल टू i इंटू आर. ओके, और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि
नेटवर्क एनालिसिस के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और जो कैपेसिटर होता है उसे हम एज ए टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ओके क्योंकि वहां पर जो हमारी नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो हमारी एनालिसिस होगी वो होगी इंस्टेंट एनालिसिस, और इंस्टेंट पर हमें किसी भी तरह का ईजिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक टाइम इनवेरिएंट है। ओके लेकिन जो वोल्टेज और करंट होगी वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। तो वोल्टेज टाइम का फंक्शन होगा, करंट टाइम का फंक्शन होगा, लेकिन रेजिस्टेंस टाइम का फंक्शन नहीं होगा। ओके देन Vt इक्वल टू IT इंटू आर, वेयर दिस आर इज टाइम इनवेरिएंट। तो अगर हम इसका लाप्लास कर दें दोनों साइड, देन ये टाइम डोमेन से कन्वर्ट हो जाएगा एस डोमेन में, देन Vs इज इक्वल टू I ऑफ S इंटू आर। ओके तो यहां से Vs बाय Is इक्वल हो जाएगा R के। तो यहां पर Vs बाय Is क्या है? ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि लाप्लास डोमेन में आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो यहां पर आउटपुट क्या है? वोल्टेज, और इनपुट क्या है? करंट। तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल हो जाएगा R के, और ये इक्वल हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन के। तो इसका मतलब ये है कि लाप्लास डोमेन में हम रेजिस्टेंस को एज ए R ही मॉडल करते हैं। तो लाप्लास डोमेन में रेजिस्टेंस की वैल्यू R ही रहेगी। ओके तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा एक्साइटेशन कैसा हो जाए? साइनोसॉइडल हो जाए। तो अगर एक्साइटेशन साइनोसॉइडल होगा तो वहां पर वोल्टेज और करंट को हमें लिखना पड़ेगा इन फेजर। ओके देन V इन फेजर इक्वल टू I इन फेजर इक्वल टू R। तो अगर साइनोसॉइडल एक्साइटेशन होगी तो भी वोल्टेज इक्वल होगा I इंटू आर के, और ऐसा इसलिए क्योंकि रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट हमेशा इन फेज होगी अगर हम साइनोसॉइडल एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके इन फेज का मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट में किसी भी तरह का फेज शिफ्ट नहीं रहेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो वोल्टेज और करंट में किसी भी तरह का फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर हमें किसी भी तरह का फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा तो वोल्टेज इक्वल हो जाएगा I इंटू आर के। ओके तो टाइम डोमेन में V इज इक्वल टू आई आर होगा, लाप्लास डोमेन में Vs इक्वल टू Is इंटू आर होगा, और लाप्लास डोमेन में हम रेसिस्टेंस को R से ही लिखेंगे। और अगर हमारा एक्साइटेशन साइनोसॉइडल है तब भी V इज इक्वल टू आई आर होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं। ओके हमें किसी भी तरह का फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें तो वहां पर फेज शिफ्ट रहता है। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर को। ओके और ये फेज क्या होता है ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि रेजिस्टेंस के केस में हमें किसी भी तरह का फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होती हैं, इसलिए रेजिस्टेंस के केस में V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पावर क्या होती है। दैट मीन्स व्हाट इज पावर। सो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। दैट मीन्स हम जिस रेट से किसी काम को करते हैं उसी हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ओके सो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन को हम लिखेंगे W से, देन वी कैन से दैट P इज इक्वल टू dW बाय dt। ओके तो पावर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स dW बाय dt। तो इसे हम लिख सकते हैं dW बाय dq मल्टीप्लाइड बाय dq बाय dt। तो इस dW बाय dt को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि dW बाय dq मल्टीप्लाइड बाय dq बाय dt। तो यहां पर ये dW बाय dq क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर हम जितना काम करते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे? dW बाय dq से। तो एक यूनिट के ऊपर जितना हम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। ओके तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर हम जितना वर्क डन करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्टेज। और dq बाय dt का मतलब क्या है? dq बाय dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सॉरी यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख देना, करंट नहीं होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ओके तो dW बाय dq हो जाएगा हमारा वोल्टेज, और dq बाय dt हो जाएगा करंट।
then it is equal to V into I, that means voltage multiplied by current. ओके, तो अगर हम रेजिस्टेंस में पावर की बात करें तो रेजिस्टेंस के केस में पावर क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू I. देन सो इन रेजिस्टेंस पावर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I, तो ये इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर R के, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो अगर हम यहां पर V की जगह पर IR पुट करेंगे देन पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और अगर हम I की जगह पे V बाय R पुट करेंगे देन पावर इज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. ओके, तो पावर के आपको ये तीनों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए कि P इज इक्वल टू VI होगा, और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होगा, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होगा. ओके, तो ये तो होगी पावर इन केस ऑफ रेसिस्टेंस. और पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स P इज इक्वल टू dW बाय dt. ओके, तो अगर P इज इक्वल टू dW बाय dt है देन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dt. क्योंकि अगर आप P और dt को यहां मल्टीप्लाई करोगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे देन W, दैट मीन्स वर्क डन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt. और पावर हमने क्या डिफाइन की है, I स्क्वायर R. देन इफ यू पुट P is equal to I square R here, then work done is equal to integration of I square R into dt. तो रेसिस्टेंस के केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I square R dt. ओके, ये जो हमने पावर डिस्कस की है ये होती है इंस्टेंटेनियस पावर. दैट मीन्स किसी भी इंस्टेंट पर उस रेजिस्टेंस में जो पावर होगी वो कितनी होगी, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू I. अब हम डिफाइन करेंगे एवरेज पावर को, और इस एवरेज पावर को हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे बाद में. ओके, तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसके टाइम पीरियड में, और उसे डिवाइड कर देते हैं उसके टाइम पीरियड से. तो अगर हमें एवरेज पावर को फाइंड आउट करना है तो पावर क्या है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. तो इस I स्क्वायर R को हमें इंटीग्रेट करना होगा लाइक दिस, और इसको इसी के ही टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना होगा. लेट्स सपोज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म ऑफ दिस करंट इज T, देन एवरेज पावर दैट मीन्स P एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय T इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt. ओके, तो यहां से R तो कॉमन है, दैट मीन्स जो ये R है ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम के ऊपर, ये कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर ले आएंगे. देन 1 बाय T इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt. तो यहां पर ये 1 बाय T I स्क्वायर dt ये इक्वल हो जाएगा I RMS स्क्वायर R के, क्योंकि रूट मीन और स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 बाय T इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt. ओके, तो अगर हमें, तो यहां पर रूट नहीं लगा ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है जो अंदर लिखी हुई है, ये जो टर्म लिखी हुई है ये क्या है, ये I RMS, दैट मीन्स RMS करंट का क्या है, स्क्वायर है. ओके, तो ये इक्वल हो जाएगी I RMS स्क्वायर इंटू R के. तो अब हम बात करेंगे कि ये RMS वैल्यू क्या होती है और हमें इस एवरेज पावर को डिफाइन क्यों करना पड़ा. तो यहां पर हम इस RMS वाले टर्म को इसलिए डिफाइन करते हैं कि सपोज अगर हमारी करंट क्या हो, टाइम का फंक्शन हो, अवर करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर हमारी करंट टाइम का फंक्शन है तो वो हर इंस्टेंट पे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी. तो अगर हर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हम पावर को कैसे डिफाइन करेंगे. तो इस केस में सपोज अगर करंट क्या है, I इज इक्वल टू साइन टी, तो देखो साइन टी कैसे होती है, ऐसी होती है. ठीक है, तो फिर करंट हमारी ऐसी होगी, मतलब पहले बढ़ेगी फिर धीरे धीरे कम होगी फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फिर बढ़ेगी फिर वापस जीरो हो जाएगी. ओके, तो अगर हमारी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तब हम इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन नहीं कर सकते, तब हमें वहां पे डिफाइन करना होता है एवरेज पावर को, तब वहां पर हमें एवरेज लेना होता है. ओके, तो इस एवरेज के ही लिए यहां पर ये टर्म आती है I RMS स्क्वायर. ओके, तो I RMS स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगी किसके, V स्क्वायर बाय R के, क्योंकि I इक्वल क्या होगा, I इक्वल होगा V बाय R के, दैट मीन्स V RMS स्क्वायर बाय R के. तो अगर हम इसको यहां पर पुट करेंगे देन एवरेज पावर इज ऑल्सो इक्वल टू V RMS स्क्वायर बाय R.
तो ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बस ये देखो कि डीसी के केस में जो रोल एवरेज का है वही केस एसी के केस में आरएमएस का है। ओके, तो ये बात होगी रेसिस्टेंस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज रेसिस्टेंस डू इन टर्म्स ऑफ पावर, कि अगर हम रेसिस्टेंस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उसमें जो भी पावर डेवलप हुई वो उसने उस पावर का क्या किया। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस को हम जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीट एनर्जी में। ओके, तो अगर हम रेजिस्टेंस को कोई भी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो उसे हमेशा कन्वर्ट करेगा किसमें, हीट एनर्जी में। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हीट एनर्जी है वो हमेशा वेस्ट ही होती है, दैट मीन्स उसका डिसिपेशन ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम रेजिस्टेंस को वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें करंट फ्लो कर रही है तो हमेशा वहां पर डिसिपेशन ही होगा। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें हीटर की, तो हीटर भी एक तरह का लोड है। तो हीटर में जो लोड है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस ही तो है। हीटर के केस में जो लोड है वो क्या है, वो एक रेजिस्टेंस ही तो है। तो हीटर के केस में रेजिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ लोड। तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा मतलब हमेशा एनर्जी को वेस्ट ही कर रहा है, दैट मीन्स डिसिपेट ही कर रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, लेकिन वो हमेशा डिसिपेशन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन की, जैसे कि अगर हमें सोर्स से लोड तक पावर को हमें ट्रांसमिट करना है तो हम कैसे करेंगे, बाय मींस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तब सोर्स से लोड तक अगर हमें बहुत दूर तक एनर्जी को ट्रांसमिट करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है तब वो हमारे लोड का पार्ट नहीं है। तब वहां पर जो भी रेजिस्टेंस जो भी उसमें करंट फ्लो होगा, और जो भी वो करंट फ्लो होने से जो रेजिस्टेंस उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में, तो वो हीट एनर्जी जो भी होगी वो क्या है, वहां पे कंप्लीट डिसिपेशन ही हो रहा है। तो वहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, अनडिजायरेबल है, वहां पर कंप्लीट लॉसेस हो रही हैं। लेकिन हीटर में ऐसा नहीं है, हीटर में रेजिस्टेंस हमारे लोड का ही पार्ट है, दैट मीन्स उस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस हमेशा पावर को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमेशा हीट एनर्जी में, लेकिन वो हीट एनर्जी हमेशा डिसिपेशन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये वाला पार्ट था रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टर को। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और साथ में आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये है मेरा व्हाट्सअप का नंबर। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और अगर आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देखना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देख सकते हो बिना किसी ऐड के, और साथ में इसी लेक्चर के जो PDF फाइल्स है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको उस लेक्चर को वॉच करना होगा, जिससे आपके वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, और उन कॉइन्स को आप यूज़ कर अनअकैडमी पर इसी लेक्चर की PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।